मई मंथ का, मई 2025 का हम ये इकोनॉमी सेक्शन कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली आपको ये लाइमलाइट में क्यों था, क्योंकि एक जो जो एक्ट है केंद्र सरकार का, मोटर वाहन अधिनियम, बस आपको ये समझना है। ये मोटर वाहन एक्ट प्रीलिम्स में यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जब लागू, इसकी धारा को इम्प्लीकेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन जो है, ये एक मतलब उसमें इस धारा में कहा गया था कि भाई आपको एक बोर्ड बनाना है। तो बोर्ड सरकार नहीं बना पाई थी, सॉरी। सो मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ है। देखिए 1988 क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा कैसे, क्वेश्चन फॉर्मेशन बता देना। पढ़ के तो आप लोग आए ही होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 19 में इसमें एक अमेंडमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसी अमेंडमेंट में कहा गया था कि भाई अब एक बोर्ड बनना चाहिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनना चाहिए। 88 का ये अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम। 2019 में संशोधन हुआ है और सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जो है, ये 21 में इन्होंने कहा कि भाई हम इसकी गठन को नोटिफिकेशन दिया गया कि हम नोटिफाई किया गया कि हम गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सरकार ने 21 में किया, बट अभी तक असफल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक जब ये इसमें आपने अमेंडमेंट कर दिया था 2019 में, तो अभी तक आपने बोर्ड को का फॉर्मेशन क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ये लाइमलाइट में आ गया। अब आते हैं कि ये सड़क सुरक्षा जो है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है क्या। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा इस फॉर्मेशन में। इनका फॉर्मेशन से यूपीएससी हमेशा सवाल पूछती है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें कम से कम 3 लेकिन 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम 7 तक हो सकते हैं। और ये सब अपॉइंटेड होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मुख्यालय दिल्ली में ही होगा और ये पूरे भारत में इसका जो है जोनल जो ऑफिस वगैरह जो है, ये स्थापित करने की शक्तियां रखता है। काम क्या होगा, तो इनोवेशन हो, कोई नई टेक्नोलॉजी सड़क से रिलेटेड हो, यातायात या मोटर वाहन को रेगुलेट करना हो। ठीक है, रोड सेफ्टी की बात हो। ठीक है, ये सब सारे काम, या फिर स्थानीय अधिकारियों को तकनीकी सलाह वगैरह भी, केंद्र को, राज्य को, सबको इस तकनीकी सहायता भी दे रहा है। क्लियर, इस बोर्ड का ये काम होगा। यही आपका जो मेन बेसिकली जो यूपीएससी पूछेगा, वो बस कुल मिला के इसी लाइन से क्लियर हो जाएगा कि भाई कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं। तो नहीं, बोर्ड जब भी बनेगा तो उसमें इलेक्टेड नहीं होके नॉमिनेटेड होंगे, है ना? क्योंकि केंद्र सरकार उसको उसका फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, सॉरी, पता नहीं अचानक खांसी कहाँ से, शाम होते होते थोड़ा खांसी बढ़ जाती है मेरी। तो चैलेंजेस क्या है, अब ये बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। ठीक है, तो भारत में अगर हम देखें तो बहुत दुख की बात है, पाकिस्तान या में के हमले में जो प्रॉक्सी वॉर है, उसमें इतने लोग नहीं मारे जाते जितने कि सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो 22 का ये मतलब हाई मोर्टालिटी रेट है वेस्ट भारत में। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जितनी भी मौतें होती हैं ग्लोबल लेवल पे, उसमें 11% तो यानी हर 11वां जो है भारतीय है। अत्यधिक गति यानी ओवर स्पीड के कारण। ठीक है, गलत साइड से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमारे देश में रूल तो कोई फॉलो करता नहीं है ना। चलिए, तो ये रिपोर्ट है कि सड़क भी इसमें एक और 20% की का जो कंट्रीब्यूशन है वो खराब सड़कें हैं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी बताती है। ठीक है, राज्य स्तर पर बात करें तो धीमी प्रगति। रोड सेफ्टी पर अगर हम बात करें तो बहुत
रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को हमको आधा करना है। लेकिन ये आधा करना है, ये तो दिन में सब स्वप्न देखने जैसा है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे इसमें काम करने पड़ेंगे रोड सेफ्टी को लेकर। अगर मौतों को, यानी कि डेथ की संख्या को कम करना है, नंबर ऑफ डेथ्स को अगर आपको कम करना है, तो आपको बहुत सारे लेवल पे, मल्टी लेयर्स पे काम करना होगा। ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कमजोर वाहन मानक है, स्टैंडर्ड ही विधिक वाहन बेड़ा है, या फिर स्पेक्टेटर है कि उदासीनता, यानी जो लोग सीखने को तैयार नहीं है। खराब सार्वजनिक परिवहन, बसों की या मेट्रो की हालत, मेट्रो की तो नहीं है फिलहाल, लेकिन बसों की हालत तो खराब ही है। ऑटो वालों का गुंडागर्दी चलता ही है, आप सभी को पता है। तो ये सब कारण है, जो बेसिक जो चीजें हैं, ये सब अन्य मुद्दे भी हैं। ओवर चार्जिंग है, तो भैया लोग कहते हैं कि भाई इस ऑटो से जाने से अच्छा है, कैब उबर ओला से जाने से अच्छा है कि खुद की गाड़ी परचेज कर ली जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं, बाकी जगह तो ये रूट हर जगह है, पूरे भारत में है, सिर्फ दिल्ली नहीं। दिल्ली में इसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है, क्योंकि हर गाड़ी के नीचे आपको उसका हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होगा, लेकिन वो काम नहीं करता है ना। चलिए, तो ग्लोबल लेवल पे सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल लेवल पे क्या काम किया जा रहा है? 21 से 30 तक का इन्होंने रोड सेफ्टी पर एक डेकेड बनाने की, ग्लोबल प्लान फॉर द डेकेड ऑफ एक्शन फॉर द रोड सेफ्टी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने मिलकर बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ देखिए, जनरली यहाँ पे आप फंस सकते हैं जब क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा, तो डब्ल्यूएचओ की जगह पे आप डब्ल्यूटीओ कर सकते हैं, या वर्ल्ड बैंक कर सकते हैं, है ना। यूपीएससी ऐसे कर देगा। कॉमन सेंस लगाएंगे अगर आप, तो कॉमन सेंस में निकल के आएगा कि भाई स्वास्थ्य को लेकर डब्ल्यूएचओ जो है वो अपनी रिपोर्ट को रिलीज करता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा, जबकि यही लेना देना है। तो ग्रे एरिया ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यूएन भी इसमें साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है। टारगेट क्या है कि भाई 2030 तक मौतों को और चोटों की संख्या में 50% की कमी, 50% तक इसको रिड्यूस करना है, ये लक्ष्य है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक ब्रासिलिया जो डिक्लेरेशन है, जिसमें एसडीजी 3.6 से जुड़ा हुआ है बेसिकली। 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को भी आधा करना, भारत ने इसमें साइन कर रखा है। तो कहां से क्वेश्चन बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय पहल की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो नीति है, ये इंडिया ने 2010 में एक पॉलिसी लेके आई थी कि अवेयरनेस फैलाएंगे, एक डेटा वगैरह जो है, सुरक्षित बुनियादी ढांचा, ये सब करेंगे, है ना। इसको हमने, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ दिया कि भाई 1988 में जो अधिनियम था उसको, उस एक्ट को हमने अमेंड किया है ना 2019 में। ठीक है। इसके अलावा जो भी रोड में अगर एक्सीडेंटल जो केसेस हैं, उसमें कैशलेस उपचार योजना भी लेके आई है, जिसमें कि 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जा रहा है। इसके लिए नोडल एजेंसी जो भी होगी वो राज्य सड़क सुरक्षा काउंसिल होगी। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती जी। ठीक है, चलिए। और ये इसका जो पेमेंट होगा, ये मोटर वाहन दुर्घटना कोर्ट से इसका भुगतान होगा, पेमेंट किया जाएगा। यानी एक फंड बना दिया गया है, हर राज्य ने बना दिया है अपना, दिल्ली ने, बिहार ने, यूपी ने, इस तरह से। ठीक है। वाहन इंजीनियरिंग की बात करें, तो अब उसको भी जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको भी थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है, स्टैंडर्ड उसका हाई किया जा रहा है। एयर बैग्स होना चाहिए, टायर रेडियल टायर होना चाहिए, है ना। क्रैश टेस्ट जो है वो उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसके लिए जो कार सुरक्षा प्रदर्शन के लिए भी स्टार रेटिंग दी जा रही है भारत में, कि भाई कार, अगर आप, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नॉर्म्स काम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, लेकिन अगर भारत को अपना, अपने कारों को का एक्सेस यूरोप लेके जाना है, तो ऑब्वियस है कि सेफ्टी नॉर्म्स को और हाई करना पड़ेगा।
ठीक है, मुझे याद है कि 2018 की बात है, 18 या 19 में 14 लाख की एक गाड़ी मेरे भैया ले रहे थे, और दिल्ली की ही बात है। और जब मैंने उनसे पूछा कि शोरूम में होंडा सिटी से कि उनके जो कस्टमर जो केयर वो जो होते हैं, डीलर होते हैं, उनसे पूछा कि भाई एयर बैग्स कितने आप दे रहे हो, तो कहा सिर्फ एक। और उनका एक अजीब सा तर्क था कि सर क्यों ये सोच रहे हो कि एक्सीडेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो बचना होगा तो आप ऐसे बच जाओगे, नहीं बचना होगा तो एयर बैग फट जाएगा, ये उनका लॉजिक था। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी नॉर्म्स पे बहुत काम नहीं होता है। ब्रांड कितना बड़ा है उस पर लोग जाते हैं। चलिए, तो आवश्यक उपाय क्या किया जा सकता है, इसके लिए एक पैनल भी बनाई गई थी, के एस राधाकृष्णन पैनल। इन्होंने कहा था कि भाई जो सेफ्टी नॉर्म्स है या सेफ्टी जो सुरक्षा ऑडिट वगैरह जो है, थर्ड पार्टी जो ऑडिट है, ये थर्ड पार्टी ऑडिट ऑडिट मतलब कि एक तो कंपनी कर रही है, एक गवर्नमेंट कर रही नहीं, आप किसी तीसरे पक्ष से भी करवा के ला सकते हैं, फिटनेस वगैरह, है ना। टेक्नोलॉजी के नाम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आप मेंस में लिख सकते हैं, ये एआई सॉल्यूशन दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी पे कि हम ट्रैफिक को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे बैंगलोर, बॉम्बे, बॉम्बे का तो भी है, और दिल्ली तो और भी बदनाम है, नंबर 1 पे बैंगलोर आता है ना, ट्रैफिक जैम में। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ियां के साइज बड़े होते जा रहे हैं, सड़कें की साइज छोटी हो गई है, यानी उतनी ही है, उसकी साइज तो बड़ी नहीं है, है ना। ऊपर से लोगों को नॉर्म्स फॉलो नहीं करने हैं। चलिए, स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो जो उनका जो रिस्पांस, कितने दिन में रिस्पांस मिल रहा है, प्री हॉस्पिटल जो रिस्पांस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आवश्यक नॉर्म्स ये देखना होगा। तो अभी आप कुछ चीजों को, हालांकि अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेंस में तो भी आप ये थोड़ा सा इसको भी प्रीलिम्स के लिए लिख लीजिएगा, टिक उसको टिक करते हुए चलिएगा कि भाई ड्रंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आईएसआई वाला जो मार्कर है उसकी ये होनी चाहिए, सेफ ड्राइविंग होनी चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, ड्राइविंग जो सीट बेल्ट होते हैं ना। चलिए, तो इसका प्रभाव क्या है, क्यों हम इतना ये डब्ल्यू बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार 3 to 5% जो जीडीपी का, होल जीडीपी का एक साल में ये रोड एक्सीडेंट की वजह से नुकसान हो रहा है। जो बढ़ती हुई जो इनइक्वालिटी है वो 75% गरीब परिवारों को दुर्घटना के बाद आय में गिरावट का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियस है कि 3 महीने के लिए हाथ पैर टूट गया तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, नौकरी छूट जाएगी। अगर कोई मजदूरी करते हैं तो मजदूरी में आप जॉब में नहीं जा पाओगे, बात खत्म हो गई। और एक अमूर्त लागत यानी कि रोटी कमाने वाले को नुकसान, चोट तो लगी रही है। 80% जो पीड़ित है इसमें 45 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, तो इसको भी आप मेंस के लिए एक लाइन तो आप मतलब एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर यूपीएससी को पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करते हुए चलिएगा। जो आप लोगों को लगता है ना कि भाई इस तरह के टॉपिक यूपीएससी नहीं पूछेगा, सर कहाँ से पढ़ा रहे, नहीं नहीं नहीं, पूछना तो यहीं से है, पूछना तो यहीं से है। ठीक है, आप लोगों ने इंडिया 2025 का नाम नहीं सुना होगा, 24 का नाम नहीं, वो हर साल इंडिया ईयर बुक पब्लिश होती है। हम लोग के टाइम में हम लोग तो रट जाते थे पूरा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का सवाल था। अब सबको 2 मिनट में तैयार मैगी की तरह चाहिए। चलिए, और मैगजीन भी पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये इट्स अप टू यू, आपका कॉल है। बहुत सारे कोचिंग यू नो वो चीट कोड बना के दे देंगे, उससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। भाई ये दावा मेरा नहीं है। क्लियर? जो ये दावा करते हैं आप उनके पास अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। चलिए, जिला खनिज फाउंडेशन ये
फाउंडेशन बनाया गया है। क्यों लाइमलाइट में था? तो ये कोयला खान और इस्पात संबंधित जो संसद की जो स्थायी समिति है, कमेटी है, परमानेंट जो कमेटी है, उसने संसद में एक रिपोर्ट जो है वो टेबल की थी, जिसमें भारत की जो एक फंड बनाना है और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा दी गई। इस स्थायी कमेटी ने, संसद की जो है परमानेंट जो कमेटी है, इन्होंने इस फंड की और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है ये कितना काम कर रहा है, यानी अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये दो योजना जो है, एक फंड की और दूसरी योजना की, कि भाई कितने इसका क्या प्रोग्रेस है, इस पे इस कमेटी ने जांच की थी, इसलिए ये लाइमलाइट में आया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये फाउंडेशन जो है ये है क्या। तो ये इसका जो अधिनियम है, ये खान और खनिज अधिनियम है, 1957 का ही है। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है 2015 में। ये एक वैधानिक, यानी संसद ने कानून बना के इसको पास किया है। ध्यान रखिएगा, वैधानिक का मतलब विधान द्वारा बनाया गया। ठीक है, बाय मेकिंग लॉ, लॉ संसद में पास कराया जाएगा, है ना। और एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है, यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और जिसे जिसे खनन गतिविधियों से प्रभावित प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ड है प्रत्येक, यानी जहां भी माइनिंग होगी प्रत्येक जिले में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है। ठीक है, पर्पस क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित खनन कार्य से, यानी माइनिंग से आसपास के, जैसे मान लीजिए कि भाई कोयला है, कोल है, ठीक है, या लोहा है, ठीक है, आयरन है, या फिर कोई और है, ठीक है, उसको एक्सकेवेट कर रहे हैं, उसको उसका खनन कर रहे हैं, तो आसपास के एरिया में क्या होगा? पोल्यूशन होगा। तो उससे प्रभावित लोगों को, लोग और क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम करना है, यानी इफेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए काम करना। तो काम करना है तो जाहिर सी बात है कि उनको कंबल ही बांटना है। अगर सपोज सिर्फ कंबल बांटने से काम नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उनके उनको एम्पावर करने के लिए, या उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, या उनके कुछ और जो खर्चे हैं, जो हेल्थ इशू है, उस पर काम करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस फाउंडेशन को बनाया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये दो स्तरीय होगा प्रशासन। एक तो आपका नीति निर्धारक जो बॉडी है, पॉलिसी लेवल पे होगा, गवर्निंग काउंसिल, और दूसरा है मैनेजमेंट कमेटी। ये परियोजना और योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है, निष्पादित करती है। दो तरह के, दो लेवल पे होगा इसका जो गवर्नेंस होगा। प्रीलिम्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब राज्य सरकारें एमएमडीआर अधिनियम के तहत, इस जो अधिनियम 1957 का ही बना हुआ है, उसके तहत डीएमएफ की संरचना, यानी और कार्य प्रणाली के लिए ये नियम बना सकती है। यानी कौन नियम बनाएगा? राज्य सरकारें बनाएंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में होगा कॉमन सेंस, इसी को कहते हैं कॉमन सेंस, जो कि कॉमन नहीं है। राज्य सरकार, जब पहले ही कह दिया गया एक वर्ड में यहाँ पे कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक हर डिस्ट्रिक्ट में, 640 डिस्ट्रिक्ट है, 640-45 जो भी है, ठीक है, इट्स अराउंड अबाउट एक लमसम इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, तो सब में होगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई यूटीज के अलावा जो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के भी इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो काउंट हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो डीएमएफ का जो फंडिंग है वो कैसे होगा? खनन पट्टाधारकों द्वारा रॉयल्टी का जो प्रतिशत के रूप में इसको फंड दिया, इसको इस, यानी मान लीजिए कि आरती जी को इस एरिया में माइनिंग का राइट्स दिया गया, तो जो रॉयल्टी निकल के आई स्टेट गवर्नमेंट से ना, या फिर खनन पट्टाधारकों द्वारा, यानी जिस कंपनी आरती जी को मिला है, यूपी गवर्नमेंट ने आरती जी को दिया, ठीक है, तो उसकी रॉयल्टी से जो रॉयल्टी आएगी उससे एक इसको फंड दिया जाएगा। और वो फंड कितना होगा? तो 2015 को या उसके बाद दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी 10% होगी, और 15 से अगर पहले दिया गया है तो ये 30% रॉयल्टी। यानी अभी जो नए दिए जा रहे हैं तो उसके लिए रॉयल्टी का 10% रहेगा, और अगर पहले से अगर खनन चला रहा है तो अब वो 30% रहेगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा।
2015 से कुल मिला के एक ऐसे समझिए, 2015 से पहले 30% और 2015 के बाद 10%। ये जो रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी का हिस्सा जो है, इससे इसको फंडिंग किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया गया है। तो खनिज के प्रकार के अनुसार रॉयल्टी भी भिन्न भिन्न होने के कारण खनिजों के या खनिजों से में भिन्न भिन्न होता है। ऑब्वियस है कि लोहा का, कोयला का, एल्यूमिनियम का, थोरियम का, सबका अलग अलग क्वालिटी, मतलब ऑब्वियस है कि उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। कोई रेयर अर्थ मेटल है तो उसकी अलग होगी। तो पीएम केकेकेवाई जो है, इसके दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर ये धन खर्च किया जाना है, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्लियर है? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये कुछ पार्टिसिपेटरी जो गवर्नेंस है उस लॉ से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? तो ये ऑब्वियस है कि हम जानते हैं, जो 12 जो आपका शेड्यूल है, तो इस शेड्यूल में 5 और 6 जो शेड्यूल है हमारा, है ना, ये जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। एमएटीएम वाला ये तो मैंने बता रखा है ना। पेसा जो एक्ट है, ये भी रॉयल्टी से संबंधित उनका एरिया, नागालैंड है, मणिपुर है, कोई और एरिया है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, ज्यादातर ज्यादातर है ना, मोस्टली। ऐसे भारत के अन्य इलाकों में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, पंचायत जो अधिनियम है, इसी में पेशा, भाई वहां के जो पंचायत है वो इन्वॉल्व रहेंगे कि भैया रॉयल्टी मिलना तो रॉयल्टी उनको मिले। ठीक है। एफआरए जो जंगल, ये कानून से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो फॉरेस्ट, कहीं भी माइनिंग करना है तो वो कहीं जंगल होगा, हर जगह तो जंगल नहीं है, लेकिन कहीं जंगल भी होगा, तो इसलिए ये इससे भी जुड़ा हुआ है। अभी देखिए 23 राज्यों में 645 जिलों में ये ऑलरेडी एक्सेस, मतलब यही खोल दिया गया है। ठीक है। और पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक इसमें जमा भी हो गया है। सबसे ज्यादा जो निधियों द्वारा जो शीर्ष राज्य है, जो फंड दिया गया है, वो उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। ठीक है, क्योंकि माइनिंग सबसे ज्यादा यहीं पे हो रही है, और भी जगह हो रही है, ऐसा नहीं है, बट रॉयल्टी बेसिस बात करेंगे कि फंड से 1 लाख करोड़ का फंड इकट्ठा हो गया है। अब आते हैं प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, PMKKY। अभी हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए जिला स्तर पे इसी योजना के तहत जिला स्तर पे खर्च हो रहा है। PMKKY ट्रिपल के, है ना। केंद्र सरकार MMDR अधिनियम के तहत ये इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 57 से प्रारंभ हो गया। 15 में इसको ये योजना कब आई है? इसी अधिनियम के तहत 2015 में इस योजना को लाया गया है। यानी अधिनियम तो पहले से ही है। इसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने इस योजना को जनता के समक्ष रखा। ठीक है। तो राज्यों को इस योजना के तहत नियमों को इंटीग्रेट करना होगा, यानी सभी राज्य एक तरह के नियम बनाए और सभी आपस में जुड़े हुए हो। पर्पस क्या होगा? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका के माध्यम से, अगर खनन जो प्रभावित क्षेत्र है, मान लीजिए कि भाई यहाँ पे मेरी चाय की दुकान थी, अब ये खनन के क्षेत्र में आ गया, तो मेरी तो दुकान तोड़नी पड़ेगी मुझे, या मेरी कोई शॉप थी, मेरा घर था, मेरा एजुकेशन, मेरा मेरा स्कूल था, मेरा हॉस्पिटल था। बात समझ रहे हैं? तो सतत उन एरिया में जहां पे माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग वाले एरिया में के लोग जो वहां रह रहे थे, उनसे अब माइनिंग के कारण उनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो भाई विकास की कीमत केवल कुछ ही लोग क्यों चुकाएं? और ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत बहुत पुराना है भारत में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी से काम हो सके इस पे, है ना। तो 2024 में कुछ गाइडलाइंस दिया गया था और कुछ अमेंडमेंट किया गया। कहा गया कि यार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है,
यानी स्वास्थ्य सेवा हो, जल है, शिक्षा है, इस पे 70% खर्च होगा। और जो अन्य बुनियादी, जो अगर सिंचाई वगैरह करना है, बुनियादी ढांचा, कुछ भवन वगैरह बनाना है, सड़क बनाना है, उस पे 30% तक कैप लगा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, ऑब्वियस है। आजीविका पे भी ध्यान देनी, कौशल विकास के तहत उनको स्किल करके, उनको, उन लोगों को जो प्रभावित लोग हैं उनको स्किल देकर कुछ नए तरीके से आजीविका सृजन करने के लिए, कि भाई मान लीजिए कि अब चाय का ठेला नहीं लग सकता, तो मुझे छोटा सा साइबर कैफे खोल दिया जाए, कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए, स्किल मुझे दे दिया जाए जिससे कि मैं अपनी आजीविका कमा सकूं। उस तक इसको डेवलप, विस्तारित किया गया, एक्सपैंड किया गया है। एग्रीकल्चर और पशुपालन की अगर हम बात करें तो इसको भी हाई प्रायोरिटी में रखा गया है, ऑब्वियस है। सीधे प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो जो डायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं, पूरा गांव का गांव अगर उजड़ रहा है, तो 70% जो धनराशि होगी, 70% इसी क्षेत्रों में खर्च की जानी चाहिए। मैंडेटरी यही है। एंडोमेंट फंड जो है कि भाई इसका जो डीएमएफ, जो प्राप्तियों का, यानी जो वार्षिक रूप से जो रॉयल्टी मिलेगी खनन करने के बाद राज्यों को, उस रॉयल्टी का 10% जो है इनके लिए, आजीविका के लिए, क्योंकि भैया इनको जॉब देना है, नहीं तो इनको हर महीना कुछ एक अमाउंट देकर उसको रिजर्व कर देना है। और यही रिजर्व जो है, जो 10% अभी है, पहले ये 30% हुआ करता था, अब ये कितना हो गया है, अब इससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा जमा हो चुका है इस कोष में। क्लियर। अब आते हैं फॉरेस्ट राइट में। देखो, एक से दूसरा मतलब हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, तो हमें हर एंगल से देखना है इसको। तो भारत में खनन क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। अभी प्रविष्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। संघ एक, ये जो 7th शेड्यूल है उसमें उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो संसद, जो सांसद है, संसद सार्वजनिक हित में, यानी जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है, सार्वजनिक हित में खानों और खनिजों के विकास को रेगुलेट करती है। कौन करेगी? संसद। यानी अब ध्यान रखिएगा, संघ सूची में जो आ रहे हैं, जो स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं, उनके लिए स्टेट का कानून चलेगा, वो रेगुलेट करेंगे। तो आप अगर कोयला खन, अब आप कह सकते हैं कि सर कोयला, मान लीजिए झारखंड में कोयला का एक नया खान मिल गया, तो किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? तो वो केंद्र में आएगा, लेकिन राज्यों के साथ वो अपने जो रॉयल्टी है उसको शेयर करना होगा। ठीक है। लघु खनिज की बात करें तो जो माइनर मिनरल्स जो है, उसके लिए केंद्र सरकार किसी भी खनिज को लघु खनिज के रूप में अधिसूचित, नोटिफाई कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में लघु खनिज रियायतों के लिए कुछ रूल्स बना सकती है सर। यानी कि मान लीजिए कोई माइनर, आरतीजी, कोई माइनर मिल गया आपको, खनिज मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए ये रेयर, ये माइनर जो मिनरल्स है, इसके लिए नोटिफाई कौन करेगा? सेंटर। और इसके लिए कुछ रियायती के, भाई कुछ आरतीजे के क्षेत्र में, यानी मान लीजिए बिहार में या यूपी में या एमपी में, कोई भी स्टेट में, अगर उसके लिए कुछ वहां के लोकल लोगों के लिए कुछ हमें डिस्काउंट देना है लघु खनिज के लिए, किस पे ध्यान दीजिएगा, मेजर नहीं, माइनर की बात हो रही है। कुछ डिस्काउंट देना है, कुछ रियायतें देनी है, एग्जेम्पशन देना है, उसके लिए रूल बनाना है। तो ये किसका काम रहेगा? ये राज्य सरकारें ऐसा कर सकती है। अब स्टेटमेंट आ गया, मान लीजिए कि राज्य सरकारें जो है लघु खनिज को अधिसूचित कर सकती है, तो यस या नो? आरती जी, नो, सिंपल। ठीक है। तो एमएमडीआर में संशोधन भी हुआ है, अधिनियम में, इस अधिनियम में 23 में एक संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए जो खनन पट्टे
और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया। यानी किसको दिया गया? कोई भी रणनीतिक या इंपॉर्टेंट अगर मिनरल्स है उस पर खनन लीज पे जो दिया जा रहा है वो कौन देगा? ऑब्वियस है, केंद्र देगी। और संयुक्त लाइसेंस जो है कि नीलामी करने का अधिकार किसका रहेगा? यानी सरकार भी कर सकती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं, सपोज, है ना। तो उसके लिए ऑक्शन होगा, नीलामी, कि भाई जो मान लीजिए ये खनन क्षेत्र है, ठीक है, यहां से कोयला निकालना है, आरती जी ने कहा 1 लाख करोड़ देंगे हम, जब तक हम खनन करेंगे तब तक के लिए हम 1 लाख करोड़ देंगे। गुलाब शाह जी ने कहा नहीं नहीं हम तो 1.5 देंगे। मिसबा जी ने कहा नहीं नहीं हम तो 2 लाख करोड़ दे देंगे। तो जो बोली में ज्यादा बोली लग गया उसको ये राइट मिल गया। क्लियर? चलिए, अब इसका जो हम जुरिडिक्शन की बात करें, क्षेत्राधिकार कहां कहां तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में ये बड़ा लग रहा है, और एग्जामिनेशन के दिन अगर मैं उससे 1 महीना पहले अगर आपको बताऊं तो आप पढ़ने के लिए, सुनने को तैयार नहीं रहिएगा। ये आना चाहिए, है ना। और आता ही है, कई बार आ भी चुका है, ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं आया है। तो डीएमएफ का जो क्षेत्राधिकार है, इसका जो जुरिडिक्शन है, इस निधि का जो फंड जो बनाया गया है, ये केंद्र सरकार संरचना और उपयोग पर निर्देश देगी। ऑब्वियसली सर, यार कॉमन सेंस है कि केंद्र सरकार ने ही इसको बनाया है इस तरह का, तो ऑब्वियस है कि केंद्र सरकार ही देगी। ठीक है। और राज्य सरकारें उसके उसको इम्प्लीमेंट में और दैनिक कार्यों का प्रबंधन करेगी। यानी मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसी स्टेट में ही होगा तो स्टेट वाला क्या करेगा? उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। डे टू डे का काम को मैनेजमेंट करने का काम किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट का। यानी देख रेख का काम, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई बच्चे के लिए, बच्चे को आपको ऐसे पालना है, ये काम करना है, उसको स्कूल में एडमिशन दिलाना है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, सारी चीजें मैंने रूल एंड रेगुलेशन बना दिया। लेकिन अब ये सभी माता पिता पे लागू होगा। तो ये माता पिता कौन होंगे? स्टेट है, यानी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी, बिहार, झारखंड। तो ये इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे उसका। क्लियर है आरती जी? चलिए, तो अब चैलेंजेस क्या क्या शासन संबंधी मुद्दे हैं, क्योंकि जिला कलेक्टरों का इसमें इसमें विवेकाधिकार दिया गया है जिला कलेक्टर को। यानी कि अब ऑब्वियस है कि आप जाइएगा तो देखिए, तो प्रभावित समुदायों की भागीदारी बहुत कम है, क्योंकि इसमें इनका इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो जब मैं कहता हूं लोगों से कि 250 से 300 करोड़ रुपया तो यार किसी भी आईएएस को मिल जाता है हर साल, मैं हर साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल में नहीं। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि सर 250-300 कैसे मिलेगा। इतनी सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की चल रही है, ये मैं कम बता रहा हूं। अब ये 500 करोड़ भी हो गया होगा तो बड़ी चीज नहीं है। संसद जो सांसद महोदय वाला जो है, एमएलए एमपी फंड ही आप देख लीजिए, वो 5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ तो वही वही हो गया आपका। और राज्य सरकारों का 10 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ तो यही हो गया आपका। बात समझ रहे हैं? और ऐसे कितनी सारी केंद्र की योजनाएं चलती है, तमाम तरह की योजना, छात्रवृत्ति योजना, इन सब का देख रेख कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई एग्जाम है, यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस देता है, यूपी तो नहीं देता। एमपीपीसीएस एसटी एससी छात्रों को वहां सेंटर और उनका घर से दूर दिया गया, तो आने जाने का किराया भी देता है, फेयर देता है वो। तो ये फेयर कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही। तो गवर्नमेंट किसके थ्रू दे रही है? कलेक्टर के थ्रू दे रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर पे ही मिल जाएगा। आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम दे के जैसे निकलिएगा, बस उसी वक्त आपका नाम नोट और उसी वक्त आपको पैसा मिल जाएगा। ये एमपी गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एक शासन संबंधी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो डोमिनेंस है वो कलेक्टर का है, और जो प्रभावित समुदाय यानी कलेक्टर भी, अब इसमें क्या है, जो इफेक्टेड लोग हैं उन उनसे बातचीत करके वो नियम कानून को थोड़ा सा ढीला कर दे। ये इनका विवेकाधिकार है एक तरह से समझिए, रूल के अनुसार ही, बट बहुत सारी जगह पे निर्णय ये ले सकते हैं। ठीक है। तो डीसी है, जीसी है या एमसी, दोनों की अध्यक्षता करते हैं।
स्वतंत्रता यानी सीमित होगी। कमजोर योजना, किसी भी जिले में 5 साल की योजना प्रकाशित नहीं की है, किसी भी जिले ने अभी तक नहीं की है। ग्राम जो सभा जो है, जिसको एम्पावर करने की बात कही गई थी, 1973 वाला हमारा है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यही है। इसमें भागीदारी को अनदेखा ही किया गया, उनसे तो सलाह मशवरा ली ही नहीं जाती। अब कलेक्टर ऑब्वियस है यार, हम आईएएस अधिकारी हैं, अब हम मुखिया से, ग्राम प्रधान से उनको बैठाएं अपने साथ। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो निधि का उपयोग की चुनौतियां क्या हैं? तो केवल 40% निधियों का ही उपयोग किया गया अब तक, देख लीजिए। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान जैसे प्रमुख जो राज्यों में उपयोग और भी कम है। लोगों को अपना घर भरने से ही फुर्सत नहीं है, वहां के नेताओं को, अधिकारियों को, है ना। तो धन अक्सर गरीबी उन्मूलन के बजाय बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च किया जाता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, क्योंकि भ्रष्टाचार ज्यादा है, यहां कट मनी मिलेगा ना। ठीक है, 10% वाला। तो समझ में आई बात? तो जब मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 10% तो ऊपर वाला भी माफ कर देगा, है ना, ये वही चीज है। चलिए, अच्छा, निगरानी की बात करें तो ये गैप भी ज्यादा है। शिकायत निवारण जो ग्रीवियांस सेल जो है, उसकी कमी देखने को मिलती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई भी जो डीएमएफ का जो निधि है, फंड जो है, उसके उपयोग का कोई सूचकांक ही नहीं जारी किया जाता। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, क्यों, किस मद में क्या लग रहा है, ये सिर्फ कलेक्टर को पता है। पब्लिकली नहीं हो रहा है, ये पेपर में नहीं छप रहा है ये। ठीक है। तो कोई सामाजिक यानी सोशल ऑडिट नहीं हो रहा है, यानी निवेश पर वास्तविक प्रभाव का आकलन ही नहीं किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और परिणामों में भी अंतर देखने को मिलता है, यानी कि कुछ आकांक्षी जिले हैं, गरीबी उन्मूलन और खनन प्रभाव शमन जैसे उनके जो प्रमुख लक्ष्य जो है वो अधूरे रहते हैं। इसीलिए भाई 640-47 जिलों पे आपने ये फंड, ये बना रखा है, ठीक है। और इसमें इसका इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है कि भाई कितने आकांक्षी जिले, कि 70 जिले 100 जिले हमने आकांक्षी कर दिए प्रायोरिटी बेस पे। लेकिन इसका भी हमने डेटा जारी नहीं किया कि भाई कितने लोग पर हमने क्या काम किया, किस तरह से किया। वो किसी फाइल में पड़ा हुआ है, 10 साल बाद निकलेगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका होगा, तब तक लोग खा पी के बैठ चुके होंगे, उनके बच्चे नेपो किड बन के बाहर जा चुके होंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्या सुधार किया जा सकता है? क्या सुधार हो सकता है? तो ये जो शासन की अगर हम बात करें, तो इसको स्वतंत्र समुदाय आधारित संस्थान बनाए। जीसी और एमसी में जो माइनिंग जो ये है, उसमें खनन प्रभावित समुदायों को कम से कम 1/3 प्रतिनिधि अशोर कीजिए कि भाई हम जो उस ऑर्गेनाइजेशन में इनकी भागीदारी भी हो, जो प्रभावित लोग हैं, केवल कलेक्टर महोदय ही ना हो। फिर आप कहोगे सर आप तो कलेक्टर की ताकत को कम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ताकत को कम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रसिद्धि का एक टूल उपलब्ध करवा रहा हूं। ठीक है, पैसा तो आप 10 जगह से कमा ही लोगे, और खुद नए नए तरीके सोच भी लोगे, एक्सप्लोर कर लोगे। उसके लिए मेरे परामर्श की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वो ट्रेनिंग के बाद खुद ही आपके जूनियर, आपका जो पुराना क्लर्क होगा, जो रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले बचा होगा, बस वो सारी चीजें जानकारी आपको देता रहेगा। तो 2-3 साल के बाद तो प्रोबेशनरी खत्म, उसके बाद कट मनी शुरू। इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है। चलिए, सबको यही करना है, 99% लोगों को, 1% हो सकता है। चलिए, सहभागी योजना की बात करें। ग्राम स्तर पे परामर्श के माध्यम से 5 साल की योजना विकसित करें। जो जिला, उस डिस्ट्रिक्ट के का जो अचीवमेंट, यानी हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी समस्याएं होंगी, उनके अपने अपने फीचर्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, प्राथमिकताएं अलग होंगी, प्रायोरिटीज अलग होंगी। तो हम लक्ष्य बनाए, अलग अलग जिलों के सबके अलग अलग होंगे,
और 5 साल तक हम देखें कि भाई ये योजना कितनी डेवलप हो पा रही है। तो ग्राम सभा की यानी वहां के जो भाई कलेक्टर तो 1 साल पहले गया, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम टिकेगा। जो प्रभावित लोग हैं वो तो सालों साल से रह रहे हैं, तो उनको पता होगा ना भाई। अब मरीज को पता होगा ना कि दर्द कहाँ है। वो तो डॉक्टर को बताएगा कि मैं पेट में दर्द है या सर में दर्द है या पैर में दर्द है। ये दर्द कहाँ पे है या उसको तकलीफ कहाँ पे है, ये तो मरीज ही बताएगा। बट डॉक्टर को यहाँ डिसाइड करने दिया जा रहा है, यानी कि चलती किसकी है, कलेक्टर की, है ना। चलिए, तो कठोर जो अनुपालन की बात करें, ये जो हमारा PMKKY जो स्कीम है उसका अनुपालन कठोर तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे कि पहले ही बता दिया गया कि 70% जो है आप स्वास्थ्य सेवा या शिक्षक, आजीविका पे, जल पे, स्वच्छता पे खर्च कीजिए। ठीक है, 10% ही आप उस पर खर्च कीजिएगा, या जो बचेगा 30% वही आप उस पर खर्च कीजिए। हर जगह रोड तो भाई डेवलपमेंट के लिए रोड तो बन ही रहे ना, वो अलग अलग स्कीम से बन ही रहे हैं। सांसद महोदय, विधायक महोदय के फंड से तो बन ही रहा है। केंद्र सरकार भी सड़कें बना रही है, राज्य सरकार भी सड़कें बना रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए, जवाबदेही की बात करें तो कैग द्वारा जो नियमित तीसरे थर्ड पार्टी से ऑडिट और उसकी समीक्षाएं होनी चाहिए। कैग से भी होनी चाहिए, और एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अलग से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो सरकारी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सेवा ली जा सकती है, तब निकल के आएगा कि कहां पे आपने घोटाला किया नहीं किया ना। चलिए, और ये नियम, ये भी ध्यान रखिएगा, कैग द्वारा नियमित, यानी कि अपॉइंट कौन करेगा, कैग करेगा कि किस किस चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें ऑडिट करवाना है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो निष्कर्ष ऑब्वियस है कि एक लंबे 1 दशक बाद भी DMF अपने सच्चे उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है। प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पे, धन की कमी नहीं बल्कि कमजोर दृष्टि और शासन है। तो इस DMF को समुदाय केंद्रित बनाने और उस यह अश्योर करने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है कि खनन प्रभावित लोगों को वास्तव में लाभ पहुंचे, पेपर पे नहीं, वास्तविकता में उनको वो लाभान्वित हो सके। और ये काम करके भी आप एहसान नहीं कीजिएगा, आपकी ड्यूटी ही यही है। बात समझ में आ रही है। चलिए, मिसबा जी, हाँ, कमेंट करके बताइए सर, rather than the whole line we can write prioritize human capital over infrastructure। डिपेंड, देखिए मिसबा जी, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, इसको टेलर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर ये 250 वर्ड्स में आया है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कहां पर पूछा गया है। 150 में तो आप एक लिख लीजिए, 250 में तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कीवर्ड्स है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, सभी लोग क्या करें, ये जो टॉपिक है उसका कीवर्ड आप लोग यहाँ पे कुछ कुछ अपने हिसाब से ही, जैसे समुदाय केंद्रित, ठीक है, या एक वर्ड यहां मिल गया, देखिए मैं आपको वर्ड भी बता रहा हूं। चलिए, तो ऐसे ही कुछ वर्ड आप लोग मार्क करते हुए चलिए, काम करने में लिखने में आसानी हो जाएगी। ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको। जैसे नियमित रूप से तीसरे पक्ष के ऑडिट और समीक्षाएं जो है, ये भी आप एक लाइन यूनिवर्सल है। समुदाय केंद्रित, ये आप हर क्वेश्चन में ये तड़का डाल सकते हैं। समुदाय केंद्रित या समुदाय आधारित है ना। और देखिए कुछ ऐसे कुछ आपको वर्ड मिलेंगे यहाँ पे डेफिनेटली, 10 वर्ड मैंने आपको कहा कि कम से कम मिनिमम 10 वर्ड्स आप लिखिए, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जब पढ़िएगा तभी तो आएगा, आप मेरे भरोसे रहिएगा तो भी दिक्कत है। आरती जी क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है जी। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, अच्छा ओके, क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू हैव, द माइनिंग क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019, ठीक है, एथिक्स इन सॉल्यूशन,
Can we write these development measure as a these developmental measures are can add this fund to help this effective by the money. मैडम जी, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? भ्रष्टाचार नहीं होने का। कोई भी योजना स्कीम आती है तो अच्छी से अच्छी योजनाएं भी आए, ये आपको एकदम गुरु मंत्र दे रहा हूं। कितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं आ जाए, अगर वो उसमें ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता का अभाव है, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट की जगह पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसमें। तो सबसे पहले यू नीड टू डू वन थिंग। पहली चीज, जिस मद में आया, ये गवर्नमेंट का है, मेरा घर का नहीं है, मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूं आपको। जिस मद में पैसा खर्च किया जाना है, उसी मद में पैसा खर्च किया जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं फंड ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 30%, देखो 70% तो बता दिया गया ना, प्रायोरिटी सेक्टर बता दिया गया, 30% के लिए कैप लगाया गया है, तो उसको अलग से मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। और करके दिखाइए तभी तो समझ में आएगा। ये भी होमवर्क हो गया आपका क्वेश्चन, ये मेंस के लिए आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये प्रीलिम्स के लिए जो था मैंने आपको बता दिया। डन है। चलिए आइए, भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आईएमएफ ने अपनी आर्थिक जो आउटलुक है, कई बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, फिर से कर लीजिएगा इसको। चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, पहले पांचवी था, ब्रिटेन को हटा, ये जापान को छोड़कर, पहले ब्रिटेन था, ब्रिटेन को पीछे करके अब जापान था ऊपर, जापान को भी छोड़ दिया गया, तो भी चौथी में आ गया। ठीक है, तो मेन फैक्टर्स कहाँ कहाँ पे है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, ये रिपोर्ट जो कह रही है ऑन व्हाट बेसिस, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अर्बनाइजेशन हुआ है, बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं, जैसे उच्च प्रति व्यक्ति आय हो गया है, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो उपभोग कंजम्पशन बेस्ड हो गया है, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, औसत आयु जो भारत में है वो 29 वर्ष है, मजबूत घरेलू मांग, डिमांड जो है इंडियन मार्केट में, डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि निजी उपयोग के लिए जीडीपी का 70% ये, यानी हमने क्या कहा आपको, मैंने कई बार बता भी रखा है मल्टीपल टाइम्स, चाइना इज वो निर्यात आधारित है, यानी हर चीज बेचने के लिए बनाता है, और हमारे यहाँ जो बनता है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, यानी हमें मार्केट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ जगह पे है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बाहर से सामान की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे अब आटा, दाल, चावल, गेहूं, उसके 10 तरह के आइटम, फूड आइटम्स है, तो हमें बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है, सफिशियंट है। हाँ, अब सॉफ्टवेयर यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा है, लेकिन हार्डवेयर चाइना से आ रहा है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो ये सब काम की चीजें हो गई। आपको इसमें मेंस में एक लाइन, अगर भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है तो आप ये प्रीलिम्स के लिए भी बता सकते हैं कि इस बेसिस पे कहा गया है, बस इतना ही सफिशिएंट है। नीति कारक क्या है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, नीतिगत कारक क्या है। अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे रहा हूं, आप सब लोग, मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन फॉर एक बना के आप लोगों को दूंगा। आपके कितना समझ, अभी आपने क्लास में कितना समझा, ये समझ में आ जाएगा। नीतिगत कारक क्या है, फैक्टर्स क्या है, पॉलिसी लेवल पे जीएसटी का क्रियान्वयन है, जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी जो है, बैन करेंसी वाला, कॉर्पोरेट कर कटौती हुआ है, बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, पीएम शक्ति ये जो अवसंरचना पाइपलाइन है, आत्मनिर्भर भारत पीएलआई योजना जो स्कीम है, यानी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल पे क्या किया है। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां बना के देता हूं, देखिए बहुत इजी लेवल पे होगा, लेकिन थोड़ा सा भी चूक कीजिएगा तो गलत आंसर कर जाइएगा। क्वेश्चन है,
इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, भारत ने जापान को छोड़कर, पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, उसके पीछे की नीतिगत कारणों में या कारकों में, नीतिगत यानी पॉलिसी लेवल पे, जो पॉलिसी फैक्टर्स पे में से नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये दे दिया गया। और इसमें पहला स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, सेकंड है पीएलआई, सॉरी पीएलआई स्कीम, थर्ड है आपका आईबीसी, फोर्थ है आपका जीएसटी इम्प्लीकेशन। अब बताइए इनमें से कौन नहीं है? ये केवल जवाब देंगी, 1 मिनट कोई जवाब नहीं देगा, ये पहले जवाब देंगे आरती जी। ध्यान दीजिएगा, नीतिगत कारकों की। चलिए गुलफ्शा जी। डीडी, वेरी गुड। कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें जान ही नहीं है। ये देखिए, हाँ, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। अब ये क्वेश्चन आपने यूपीएससी में गलत कर दिया, इसकी माफी नहीं मिलेगी, इसकी माफी मिलेगी ही नहीं। तुक्काबाजी नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, ये स्ट्रक्चरल ये फैक्टर है, ये पूछा गया है नीतिगत कारण पे। और जबकि ये चारों है विकास के फैक्टर्स में, अगर हम डेवलपमेंट के फैक्टर्स में बात करें तो ये चारों हैं, लेकिन पूछा क्या गया नीतिगत कारणों में। तो पॉलिसी लेवल पे, तो पॉलिसी लेवल पे भाई, क्या भारत की जनसंख्या जो है वो 29 वर्ष की ऑन एवरेज है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? कोई नहीं। लेकिन पॉलिसी लेवल पे, यानी पॉलिसी बनाने के लेवल पे, क्या पीएलआई स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, आईबीसी, जीएसटी, ये सब पॉलिसी लेवल पे काम किया गया। क्लियर है? तो भारत बिखर जाएगा, गरीब हो जाएगा, फूक गया, सब हो गया, जो हमारे गमछा छाप नेता बताते हैं, वो सब नहीं है। ये समझ में आ गया? तकनीकी कारण इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो यूपीआई, जैम, ट्रिनिटी, है ना, भारतीय आईआईटी की बात करें, सॉफ्टवेयर निर्यात, परामर्श, जो एडवाइजरी, जो सर्विसेज हैं, उसकी मजबूत पूरे ग्लोबल लेवल पे मांग है इसकी। बाहरी और वैश्विक कारक क्या है कि एफडीआई का जो फ्लो है वो बढ़ा है, बढ़ता ही जा रहा है। एफडीआई यानी विदेश से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में। चीन+1 बनाने का, चीन को मिलाकर ही एक सप्लाई चेन बनाने की एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके, यानी हम किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहे, मल्टीपल सोर्स हो। जैसे मान लीजिए कि हमें भैया कंप्यूटर का हार्डवेयर चाहिए, तो सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो ताइवान भी बना लो, मलेशिया भी बना लो, कहीं और कोई कंट्री है उसको ले लो। क्लियर? जी मिसबा जी, तो इसीलिए मैंने जो ग्रुप में आप लोगों को शेयर किया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए, अब नंबर 1 पे कौन है? $30 ट्रिलियन है। चाइना सेकंड नंबर पे 19 में है। जर्मनी 4 है, और भारत भी 4 है। लेकिन देख लीजिए कितना, तो अब मुझे लगता है ये थर्ड पे इसको क्रॉस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं है, 500 बिलियन का ही थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ बचा हुआ है। ये कभी भी हम उसको कवर कर लेंगे।
याद, आप में से कितने लोगों को याद है कि मैंने कहा था कि 5 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने 2024 में तक बनना था, वो भारत नहीं बन पाएगा, ये मैंने कहा था। किसी को याद है? आज से 2 साल पहले कहा था। ठीक है। और इसके लिए कुछ बच्चों ने मुझसे भाई नाराज भी हो गए थे कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। मैंने कहा भाई सारे प्लस एंड माइनस को काउंट करके बता रहा हूँ। हाँ, 4 तक क्रॉस कर जाएगा। तो 25 देखिए खत्म हो रहा है, तो अब जाके बना है 4। भाई 1 ट्रिलियन डॉलर मजाक नहीं है ना। चलिए, क्योंकि ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं, अनप्रोडक्टिव वर्क में ही ज्यादा लगे रहते हैं। ये देखिए जापान को भी हमने थोड़ा सा, एक कितने से, बस कुछ पॉइंट से ही हमने उसको पीछे किया है। तो कभी भी जापान हमको ओवर ट्रीट कर सकता है ना। तो ये आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। भविष्य में बात करें तो 2.5 से 3 सालों में ये तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने की उम्मीद है। हाँ ठीक है। जो एनर्जी ट्रांजिशन जो है 2030 में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसके माध्यम से भारत वैश्विक नेतृत्व करने जा रहा है। ऑब्वियस इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर गुड़गांव में, सॉरी गुरुग्राम में। पॉलिसी लेवल पे हमारी जो इकोनॉमी स्टेबल है, बैंकिंग सुधार हो चुका है बहुत ज्यादा। अभी और भी होना है, लेकिन काफी कुछ हुआ है। आरबीआई जैसे मजबूत नियामक संस्थान द्वारा व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, अश्योर करता है आरबीआई कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं। क्लियर? चलिए, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए है। जहां जहां मेंस की बात हो गई, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे ये मैंने बता दिया है। तो प्रीलिम्स के लिए ही है बेसिकली ये। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मेंस में ये 2025 में पूछा गया। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी था कि मेंस का जो क्वेश्चन है उससे भी कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो बनना है, बनेगा ही बनेगा। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 3.5% जो है बाहरी जो प्रेषण कर को मंजूरी दी है। यानी प्रेषण कर का मतलब रेमिटेंस, जो टैक्स होता है, जो पैसा भेजने वाला है ना। तो ये क्यों इतना आ गया? अमेरिकन की जो प्रतिनिधि सभा है अमेरिका में, बेसिकली इन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जिसमें कहा गया कि अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हैं अमेरिका से, तो 3.5% आपको उत्पाद शुल्क का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आरती जी, ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। आरती जी कहाँ रह रही हैं? अमेरिका में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है। चलिए ठीक है। तो पैसा घर भेज रही है, पैसा घर भेज रही है, तो ये पैसा पहले जो अब इसमें टैक्स लगेगा 3.5%। यानी कर्मचारी अपने रोजगार वाले देश से गृह देश में भेजेंगे, यानी पैसा घर को भेज रहे हैं। तो ये रेमिटेंस से भारत को बहुत लाभ होता है। अमेरिका से बेसिकली है, चाइना भी है। पहले गल्फ कंट्री हुआ करता था, तो नंबर 1 पे रेमिटेंस भेजने वालों में चाइना नंबर 1 था, फिर हम नंबर 1 हो गए। तो अगर हम देखें 2023 में, तो कुल जो रेमिटेंस भेजा गया था वो 656 बिलियन था डॉलर। भारत की ही बात करें तो भारत को इस, ये देखिए 24 में जो रेमिटेंस है उसका 14.3% प्राप्त हुआ था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मोटा पैसा भारत को यहीं से मिल रहा है। तो इस पर चोट लगाने की बात की गई है मैकडोनाल्ड अंकल के द्वारा, सॉरी मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए जो भी है। तो विधेयक में अब ये बात समझ में आ गई, जैसे ये वीजा धारक जो है, H1B है, F1 है, ग्रीन कार्ड धारकों जैसे समूह को प्रभावित करेगा। ऑब्वियसली जो वहां काम कर रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। ठीक है। तो कर की दर पहले ये 5% प्रस्ताव थी, घटा के 3.5% की गई है। ठीक है, अमेरिकी इससे मुक्त रहेंगे। यानी ऑब्वियस है कि अब बदले में क्या करेगा भारत? ऑब्वियस है,
हम भी लगाएंगे टैक्स। हम भी गूगल पे कहेंगे भैया तुमने इतना व्यापार किया भारत में, भले तुम वहां पोस्टेड हो, ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन सर्विस तो भारत में दे रहे हो ना, चलो हम भी टैक्स लगाते हैं। गाफा टैक्स, वेरी गुड। तो क्या ऑनलाइन वाला तो गाफा तो है ही, एक लंबा चौड़ा, एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट लगा है, गूगल को भी लगाता है ना। चलिए, तो कर का प्रभाव क्या होगा? ठीक है, जो अल सल्वाडोर है, मैक्सिको है, भारत को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका भारत सबसे बड़ा सोर्स भी है। 2024 में देखो लगभग $33 बिलियन भेजा गया है भारत। 33 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये। तो अब क्या होगा कि कुछ अमेरिका में कुछ भारतीय श्रमिक जो है, आधिकारिक जो ऑफिशियली जो भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अब उससे ग्रे या ब्लैक मार्केट के चैनल को क्या यूज करने के लिए यूज करेंगे, हवाला से भेजेंगे पैसा, फिर यही होगा ना, और क्या होगा। चलो, मेरा फ्रेंड भी एक बार एक मेरे फ्रेंड ने भेजा था, $100 भेज दिया था, दो एक लिफाफा के में एक चिट्ठी के अंदर डाल के भेज दिया था। चलिए, ठीक है, तो ये बहुत पहले की बात है। सो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि हमारे लिए ये, हम क्यों पढ़ें इसको, क्योंकि हम इफेक्टेड होने जा रहे हैं इससे। अगर ये लागू हो गया तो हम इफेक्टेड होने जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। क्लियर? तो आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना जो है, इसके तहत 2025 में छात्र आउटफ्लो 5 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया। ठीक है, तो जो छात्र यहां से जा रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, फिर वहां से कुछ कमा के अपना घर भी अगर भेज रहे हैं, तब भी दिक्कत ये भी देखिए। तो अब ये जो एलआरएस योजना है, जो है उदारीकृत प्रेषण योजना, आरबीआई ने 2004 में स्टार्ट किया था, जिसमें कहा कि सभी निवासियों को, नाबालिग भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेन देन में आप 250 से 2,50,000 तक भेजने की अनुमति देता है। उसमें टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे, आप पैसा भेज सकते इतना, टैक्स नहीं लगेगा, कोई प्रतिबंध नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था ये। तो इसीलिए जब टैक्स नहीं लग रहा है, तो भाई जैसे आरती जी अमेरिका में काम कर रही हैं, तो अमेरिका में काम करी तो अमेरिका में टैक्स दे रही हैं। अब वो एक जगह तो टैक्स दे दिया आरती जी ने, तो अब भारत पैसा भेज सकती थी, तो हम इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही थी। ये बात समझ में आई आरती जी? अब क्या हुआ, अमेरिकन सरकार कह रही कि नहीं, अब वो पैसा अगर आप भेजते हैं अपने घर तो पैसा लगेगा, टैक्स लग जाएगा। बोला भैया हमने तो टैक्स दे दिया ना, मगर तो ये डबल टैक्सेशन हो गया एक तरह से, प्रोडक्शन जो टैक्स की बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो कॉर्पोरेट साझेदारी जो फर्म है और ट्रस्ट के लिए यह उपलब्ध नहीं है, यानी व्यक्तिगत के लिए है, कॉर्पोरेट के लिए या कोई दो व्यक्ति, चार व्यक्ति मिलकर फर्म चला रहे हैं, या कोई कोई ट्रस्ट है, उनके लिए नहीं है ये, सबके लिए नहीं था ये, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं उनके लिए था ये। क्लियर है? तो पहले गल्फ से देखिए इतना जो पैसा आ रहा था खाड़ी के देशों से, जहां मैं देखता था कि पहले झोपड़ी हुआ करती थी, आज मैं अपने शहर को पहचानने से इनकार कर रहा हूं। तो ये भारत सरकार ने टैक्स नहीं लिया उस पर, सीधी सी बात है। चलिए, एक नया टॉपिक फिर से, वैकल्पिक निवेश फंड, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। ये जो जो अंडरलाइन मैंने, जिसे आप मोटे तौर पे देखिएगा, तो आपको मैंने समझा दिया है ये कब से लागू होना है, ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, क्या डेफिनेशन है ये बता दिया, कितना भारत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसी तरह का वीजा धारकों के लिए को ये प्रभावित करेगा, जो वीजा लेके जा रहे हैं 5 साल के लिए, अब तो वीजा का भी वो बहुत बढ़ा दिया गया है ना। चलिए, एक ये जो योजना है, इस योजना के तहत क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, उदारीकृत प्रेषण योजना, LRS, ये आरबीआई की योजना थी, है ना, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, डिटेल मैंने करवा दिया है आपको। चलिए,
वैकल्पिक निवेश फंड, आरती जी, हाँ, एक बार और समझा दीजिए। टैक्स वाला, अच्छा टैक्स वाला, चलिए वर्बली समझा देता हूं। ऐसे समझिए इसको। आरती जी अमेरिका में रह रही हैं, यूएसए में, और ये अपने घर को इंडिया में भेज रही हैं पैसा। तो पहले टैक्स नहीं लगता था, अब टैक्स लगेगा। पहले अब अमेरिकी गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप कमा रहे हैं उस पर तो टैक्स दीजिएगा अमेरिका में, लेकिन जो पैसा अब आप घर भेजिएगा उस पर फिर टैक्स देना पड़ेगा। और ये पहले 5% लगने वाला था, लेकिन फिर इसको कहा गया कि हम 3.5% लेंगे। ठीक है। तो इसका अब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना, खर्च करना पड़ेगा। तो इससे एक संभावित ये है कि भाई भारत लोग कम पैसा भेजेंगे। तो जब कम पैसा भेजेंगे या बार बार पैसा नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उसमें कट रहा है ना, पैसा कट रहा है आपका भेजने पर, और अच्छा अमाउंट है वो डॉलर में कटेगा, ये भी नहीं कि इंडियन रुपी में कट रहा है। तो ऐसे में भारत, जब लोग पैसा कम भेजेंगे तो भारत को जो लगभग $33 बिलियन का जो पैसा आया डॉलर में, वो नहीं आ पाएगा, कम आएगा। तो जब पैसा ही भारत सरकार को कम मिलेगा, रेमिटेंस कम मिलेगा, जो रेमिटेंस आप भेज रहे हैं वो पैसा डॉलर में आता है, डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होता है। तो फॉरेक्स हमारा क्या होगा, यानी जो, वेरी गुड मिसबा जी। तो फॉरेक्स का मतलब विदेशी, जो हमारा फॉरेन फंड जो है, विदेशी खाता जो है जिसमें डॉलर जमा हो रहा है, $650 बिलियन का हमारे पास अभी एक पूरा फंड है हमारे पास, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये अब इसमें कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है यार। क्लियर है। और जब भी अमेरिका वाले, जो बंदा यहां बैठ के काम कर रहा है वो तो पैसा लेके जाएगा, तो वो डॉलर में कन्वर्ट करा लेगा। वो पैसा कैसे भेजेगा, वो डॉलर में भेजेगा, क्योंकि अमेरिका लेना या देना दोनों डॉलर में ही करना है। तो डॉलर ही चला जाएगा यहां से, तो डबल नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। चलो, क्लियर कट। लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल तक काम कर जाएगी। ओके सर, इंडिया में पैसा भेजूंगी तो इंडिया सरकार को टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, इंडिया में सरकार टैक्स नहीं लेती थी, तभी तो आप $2.5 लाख तक भेज सकते थे। $2.5 लाख बहुत होता है भाई, डॉलर में है। $2,500 नहीं है, वो $2.5 लाख तक भेज सकते थे। ठीक है। तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा था, तभी तो भेजने के लिए। भाई आपका पैसा जो है वो कहीं कट नहीं रहा है। लोग कैश में क्यों लेना पसंद करते हैं, ऐसे समझो, चलो इसको ऐसे समझते हैं। कैश में लोग, जी अमेरिका, अमेरिका में जो काम करेंगे, अमेरिका की सरकार और काम जो कर रहे हैं और जो अपना घर पैसा भेज रहे हैं, तो ये केवल भारतीय लोगों पे नहीं, जो भी बाहर, मतलब जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन नहीं है उनके लिए। क्लियर। जो पैसा आप कमा के, चाहे वो चाइना भेजे चाहे वो फिलीपींस भेजे, सब पे लगेगा वो। तो हमें तो अपनी बात करनी है। क्लियर। हाँ। तो जैसे कि यहाँ का जो दुकानदार है, भारतीय दुकानदार, इसको हम एक और इजी वे में समझ सकते हैं। भारतीय दुकानदार आपसे कहेगा कि भाई कैश दे दो, उस पे ऑनलाइन पेमेंट मत करो, क्योंकि सरकार की नजर में आएगा, राइट। अच्छी बात है। अब क्या होगा, तो ये बिल भी नहीं मिल रहा है, तो ये सरकार को जब पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना कमा रहे हैं, तो टैक्स नहीं बनता। तो सीधे सीधे टैक्स की चोरी है। बट वहां पे क्या है, अमेरिका में तो भाई आपकी सैलरी फिक्स है ना, आपकी सैलरी फिक्स है, तो उससे टैक्स कट गया। टैक्स कटने के बाद जो पैसे बचे वो तो सीधा का सीधा, मतलब आपको टैक्स कटने के बाद ही आएगा, हाथ में मिलेगा। तो आप जरा सोच के देखो कि आपने टैक्स भी दे दिया, उसके बाद घर पैसा भेजने गए तो क्या आप फिर से रिश्वत दे दो यार, एक फिर से इन्होंने नया टैक्स लगा दिया कि हमारा बॉर्डर क्रॉस करेगा आपका पैसा, तो लेके जैसे जाओगे, आप अपने साथ भी लेके नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? चलिए।
तो ये हतोत्साहित करने के लिए बेसिकली भारतीयों को या जो एशियन कंट्री उसमें थोड़ा सा उनको उनकी जो घरेलू पॉलिटिक्स है उसके वजह से लाया गया है। गोलू मोलू को समझ नहीं है अभी, अभी जब तक समझ में आएगी चीजें उनके हाथ से निकल चुकी है, निकल भी चुकी, क्या निकल चुकी है ऑलरेडी। देख लीजिए सीज फायर करवा के आए थे ना, क्या हुआ सीज फायर का, मोए मोए हो गया। हाँ मिस सर, आंसर टू माय क्वेश्चन प्लीज, रुपी विल अप्रिशिएट आफ्टर दिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों घटे, क्यों ना, डॉलर को हम मजबूत करने देंगे, इसको हम दूसरे तरह से कंपनसेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं गिरेगा भाई, बिल्कुल हाँ, हम डॉलर पर जितना डी डॉलराइजेशन करें उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अभी हमने क्या किया है श्रीलंका के साथ, ये भी मैंने यूट्यूब पे लगाया है श्रीलंका वाले में, कि भाई नहीं, नेपाल के साथ नहीं, नेपाल के साथ, हाँ नेपाल के साथ, सॉरी श्रीलंका कह रहा हूं, नेपाल के साथ। बस, तो जितना हम निर्भरता कम करेंगे उसकी मोनोपोली टूटेगी, तकलीफ ज्यादा उसको होने वाली है। ऑडी कार उसने रख रखी है भाई, एक पत्थर लगेगा तो सोचो कितने का फटका है ना, ऐसे समझो। भाई अमेरिका में कितने लोग रहते हैं, अगर सिर्फ अमेरिकन ओरिजिन की बात कर ले, ऑब्वियस है हम बहुत ज्यादा ग्लोबल व्यापार तो हो नहीं रहा हमारा। इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन हमसे ज्यादा उनको पड़ेगा भाई। हम तो 10 तरीके से कमा रहे हैं ना पैसा, हम तो सैटेलाइट को लॉन्च करके भी कमा लेते हैं पैसा। नहीं, टेम्पोररी रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा व्यापार ही वैसा नहीं है अभी। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा जो घरेलू खपत है उसी में कंज्यूम हो जाता है, वो कंजम्पशन उसी का है। क्लियर है ना? चलो, बहुत इजी है भाई, अभी तो इस पे और बात होगी, चिंता मत करो। चलो आज का एक और टॉपिक देख लेते हैं, वैकल्पिक निवेश फंड। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है अब? हाँ ठीक, चलो वैकल्पिक निवेश फंड। आरबीआई ने क्या किया है, ये ट्रांसपेरेंसी को और जो को बढ़ाने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी हो और जो इन्वेस्टर है उसकी सुरक्षा के लिए एक फंड बनाया है। फंड जो है वैकल्पिक निवेश फंड, AIFS में निवेश के नियमों को क्या किया, थोड़ा अमेंडमेंट किया इसमें। यानी इस फंड में जो निवेश करने का जो रूल था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया। किसने किया है? आरबीआई ने। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी थी। जो पैसा लगा रहे हैं उनको भी डर लग रहा था कि भैया कल को हमला हो गया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फिर क्या होगा, हमारा पैसा डूब ना जाए, फंस ना जाए। उसकी सिक्योरिटी के लिए, अश्योर करने के लिए कि देखो भैया हम ये लेके आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या, AIFS जो है निजी तौर पर संचित निवेश वाहन है, एक तरह का, मतलब कह सकते हैं जो वाहन का मतलब यहाँ पे निवेश, ये एक फंड बनाया गया, निवेश फंड है, फंड है ये, जो भारत में निगमित होते हैं, रेगुलेट होते हैं, ठीक है, जो उसको थोड़ा सा परिष्कृत निवेशकों, यानी जो भारतीय हो या विदेशी, दोनों से ये फंड को इकट्ठा करते हैं। ध्यान रखना, इसमें इंडियन एंड फॉरेनर दोनों शामिल होंगे, और निवेशकों को जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके लाभ के लिए एक परिभाषित नीति के अनुसार निवेश करते हैं। उसको कुल मिला के एक फंड बनाया गया है, एक फंड बना दिया गया। इसको ऐसे समझो, एकदम बोलचाल की भाषा में, जितना ये समझोगे लेमैन टर्म्स में उतना अच्छा आपके एग्जामिनेशन या इकोनॉमी का जो बेस है ना, पिलर, वो स्ट्रेंथन होगा। एक फंड बनाया, किसने बनाया? ये फंड बनाया है आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई ने ये फंड बनाया। नाम क्या रखा इसका? AIFS, वैकल्पिक अल्टरनेटिव, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अब इस फंड में जो पैसा, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ। ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी थी। जो पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, उनको भी अश्योर करना था कि आपका पैसा डूबेगा नहीं कहीं पे,
ठीक है, तो रेगुलेट ये कौन करेगा? ऑब्वियसली शेयर मार्केट से लगेगा तो सेबी करेगा, और कौन करेगा? पैसा कौन लगा, निवेश कैसे होता है भाई? शेयर मार्केट के थ्रू होगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर मार्केट से ही होगा। चलिए, तो इसमें इसकी जो श्रेणियां हैं, कैटेगरीज जो है, ये स्टार्टअप में हो, एसएमई में हो, बुनियादी ढांचे में हो, तो ये लाभकारी निवेश क्षेत्रों में निवेश करते हैं। इसको पहले अगर इसमें लगा रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल है वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स, एसएमई फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आएगा आएगा आएगा, लिख लो, कल को मत बोलना अच्छा आ गया, जाओ, क्या बोला जाए, तो ऑब्वियस है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो गया था, आ गया। मई में, ये मई का है तो यानी मार्च हो गया ना, ध्यान से समझिएगा, मार्च का पढ़ना है तो मई तक का ये कवर होगा। मई में क्या आएगा, मार्च का आएगा ना, 1.5 महीना 2 महीना पुराना चलता है ना थोड़ा सा, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो मार्च तक आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है, यानी मई तक का, मई मंथ में आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा रहूंगा, मार्च का, 2 महीना पुराना पीछे का, क्लियर। और डेली बेसिस पे पढ़ाना होगा तो हम मार्च वाला भी कर लेंगे, बस स्पीड अप हो जाए थोड़ा सा, क्लियर है। चलिए, अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी है, जो रेगुलेटरी जो खर्च होता है उसको छोड़कर लीवरेज का उपयोग नहीं करते हैं ये, इसका एग्जांपल सेकंड श्रेणी में कौन है? प्राइवेट इक्विटी फंड है, डेट फंड्स है, रियल स्टेट फंड्स है, ये इसकी सेकंड कैटेगरी में आएगा। थर्ड श्रेणी में लिवरेज डेरिवेटिव सहित इसका उपयोग, यहां देखो उपयोग नहीं होगा सेकंड में, लेकिन थर्ड में होगा। इसका एग्जांपल क्या है? हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इक्विटी फंड। अब इन सभी को मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमी वाले सेक्शन में इन सभी पर डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो यहां पे इतना ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि बेसिक्स है। ये ध्यान रखिएगा कि अब जैसे आरती जी का एक सवाल मन में अभी तुरंत आया होगा, जो मैं कि महसूस कर सकता हूं, सर ये हेज फंड क्या होता है, सर ये एंजल निवेशक कौन होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, और ये मैंने कई बार बताया भी है डिटेल में। तो अब करंट अफेयर में अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो इकोनॉमी वाला जो क्लास होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है आरती जी? चलिए, प्रेडेटरी प्राइसिंग, शिकारी मूल्य निर्धारण। अब शिकारी की जगह पे थोड़ा सा, शिकारी ना होकर, प्रेडेटर को कहते ही शिकारी है, हिंदी में इसका मुझे ठीक से अनुवाद नहीं मिल पाया, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा प्रेडेटरी मतलब कि प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब शिकारी होता है। वो फिल्म भी देखा होगा आपने, अंतरिक्ष से एक एलियन आता है, सबका शिकार करता है ना, खूंखार मास्क वाला, लेटर बंदूक बंदूक लिया हो, देखा हो तो। चलिए, फेवरेट मूवी है मेरी। चलिए, तो प्रेडेटरी प्राइसिंग होता क्या है ये? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है, सीसीआई ने लागत विनिमय 2025 को नोटिफाई किया है, कॉस्ट रेगुलेशन जो है 2025, कॉस्ट रेगुलेशन, ठीक है मिसबा जी। अब इसमें होगा क्या, ये जो प्रेडेटरी प्राइसिंग प्रथाओं की जांच करने के लिए एक नई डेफिनेशन दी गई है। अब देखिए, यहां पे जब नया डेफिनेशन दिया गया है तो यूपीएससी के लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, यही तो यूपीएससी पूछेगा आपसे। अब ये होता क्या है, तो यानी प्रेडेटरी जो प्राइसिंग से बचने के लिए, प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिस्पर्धी को खत्म करने के लिए, यानी मैंने एक, जैसे ऐसे समझिए, आरती जी की एक परचून की दुकान है और मिसबा जी की एक पूरा चेन, मतलब रिलायंस टाइप का कोई
ये है। क्या दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, एक लोकल परचून की दुकान हो और एक बिग मार्ट, मेगा मार्ट टाइप? जवाब है नहीं। इनका फोकस क्या होगा कि इस तरह के जितने भी ये छोटे छोटे शॉप्स हैं उसको बंद करवा दिया जाए ताकि इनको प्रॉफिट हो जाए। तो ये सब कुछ डिस्काउंट में देना शुरू कर देंगे कि लो यार, एक के साथ एक फ्री ले जाओ। और ये 1 साल कर सकते हैं, 1 साल में तो इसका धंधा ही खत्म हो जाएगा। यानी कंपटीशन ना रहे, या फिर प्रतिस्पर्धियों को ही खत्म कर दिया जाए कि उस इरादे से लागत को कम कर वस्तुओं या सेवाओं की को बेचने लगते हैं। यानी कि मान लीजिए कॉस्ट आ रहा है किसी जूते को बनाने में, मान लीजिए 250 रुपए, ठीक है आरती जी। अब 250 रुपए की जगह पे कॉस्ट ही आपका आ रहा है, बनाने की लागत ही 250 रुपए है। तो कोई भी मैक्सिमम जो एक रिटेलर है उसको, या जो मैंने बल्क में बेच रहा है उसको 300 में बेचेगा, और इसको 50 रुपया प्रॉफिट रख के रिटेलर उसको बेच देगा 350 में। अगर कोई 200 में बेचने लगे कि नहीं भैया हम तो 200 में ही बेच देंगे, तो पैसा 50 रुपए घर से लगा रहा है, तो सामने वाला जो 350 रुपए की उम्मीद कर रहा था, अब उसको 200 रुपए में जूता मिल रहा है, तो लोग उसी की तरफ जाएंगे, उसी कंपनी की तरफ जाएंगे। यानी जानबूझ के किया गया। आप यूपीएससी में देखिए, इस फील्ड में मैं आपको, इसको बहुत ही रेलेवेंस है। वो 5,000 में कोई करवा दे रहा है, 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 5,000 में भी है, पूरा साल पढ़ा देते हैं। कोई 10,000 में पढ़ा देता है, क्वालिटी खत्म। नहीं, जियो सिम कार्ड, नहीं 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 नहीं, वो सिम कार्ड वो नहीं है मैडम जी, वो नहीं होगा। बड़े बड़े प्लेयर्स तो, ये हो चुका पहले। ये सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था। अब तो मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां बची नहीं है ना। चलिए, बड़ी बड़ी कंपनियां ही बची हैं खड़ी। चलिए, तो अपनी प्राइस को जानबूझ के कम करना ताकि कंपटीशन ही मार्केट से उड़ा दिया जाए। अब 1 साल 2 साल 3 साल तक चला सकते हैं, आपके पास पैसा है। तो ऐसे बहुत सारी यूपीएससी की फील्ड में भी जो कंपनी खोल रखा है इन्होंने, जो कंपनी काइंड ऑफ, वो भी यही कर रहे हैं। चलिए, कानूनी आधार क्या है? तो प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम है ये 2002 का है। इसका एक धारा है, धारा भूल जाइए क्या है, बस धारा है। यानी कोई एक उसका एक इसका ये आर्टिकल क्या कहता है कि एक प्रमुख उद्यम, यानी एक जो कोई भी उद्योग है, ये प्रेडेटर प्राइसिंग जो है निर्धारण कर को प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के रूप में इसको क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि अगर कोई, ये साफ साफ कहता है कि अगर आपने कॉस्ट से कम में 200 रुपए, 250 रुपए की खरीद बनाने में कॉस्ट आ रहा था, आप 200 में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप अपना डोमिनेंस को सिक्का जमाना चाहते हैं, तो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कम कीमत के कारण अल्पकालिक लाभ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, जिससे कम विकल्प और उच्च कीमतें होती हैं। अब आइए मिसबा जी की बात, जियो वाली बात। तो मिसबा जी, आपके पास विकल्प है अभी। आप एयरटेल चले जाइए, आप वोडा चले जाइए। बात समझ में आ रही है? चलिए, आपके पास अभी भी विकल्प है। तो लगभग ही सबकी सेम ही है, लगभग, है ना। और ऐसे भी इंडिया में अब 6 महीने का लगता है, तो वही है कि प्राइसिंग। चलिए, ठीक है। तो कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? तो शुरू में सभी प्रतिस्पर्धी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एक बार जब कंपटीशन, सामने वाले की दुकान, चाय की दुकान बंद ही हो गई, आरती जी ने क्या किया, चाय की दुकान खोली और कहा कि भैया हम 2 रुपए का चाय देंगे। अब तो चाय ही 20 रुपए की हो गई है, आप भैया 5 रुपए की आप दे रहे हैं, तो सामने वाला दुकान तो बंद हो जाना है। तो कंपटीशन, आपके जो सामने वाली दुकान थी, कंपटीशन में उसको नुकसान हुआ। और एक बार, लेकिन आपको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन एक बार जब आपका सामने वाले का दुकान बंद हो गया, तो सिर्फ आप ही का बिकेगा ना, और तो कोई दुकान है नहीं वहां पे। तो वो बाहर मार्केट से निकल गए, तो फिर मोनोपोली हो गई, यानी एक लौती आरती जी की दुकान हो गई खाली चाय की। तो फिर क्या होगा? अब 50 रुपए में बेचिएगा तब भी लोग खरीदेंगे, गाली भी देंगे आप, चाय में क्वालिटी नहीं, लेकिन पीना है, करें तो क्या करें। तो बाद में नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ा देती हैं। जियो ने भी पहले फ्री में सिम बांटे थे, सब लोग जियो पे सिर्फ स्विच किए, लेकिन जियो के बाद भी अभी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं। क्लियर है? चलिए, जरा सा मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
क्लियर है? क्लियर हो गया? और कोई सवाल आप लोगों का कुछ हो तो बस बताइए। प्रेडिक्टिव प्राइसिंग किसको कहते हैं, क्या है ये एकदम, और ये वर्ड भी रट लीजिएगा। इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट जो हिंदी है ये मैं थोड़ा ढूंढ के बताऊंगा आपको, मुझे तो इंग्लिश में ही। कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आया? हाँ, तो अब पूरा फोकस कीजिएगा, हम यहां से नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।